नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। हम विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं और इससे पहले हमने किया था विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो पहले तो हम बिंदु ए और बी पर दो बराबर परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, एक आवेश जिसका परिमाण -q है, दूसरा आवेश जिसका परिमाण +q है, को बिंदु ए तथा बी पर क्रमशः रख देते हैं कि बिंदु ए पर -q आवेश है, बिंदु बी पर +q आवेश है। और इस प्रकार ये जो निकाय बना है इसको हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव का मध्य बिंदु जो होता है, जिसको द्विध्रुव का केंद्र कहा जाता है, इस केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं। और हम इस निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं द्विध्रुव के कारण। तो द्विध्रुव के निरक्ष पर किसी भी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले हम किसी भी बिंदु को ले लें, चाहे ये बिंदु ले लो, चाहे ऊपर ले लो, कहीं पे भी ले लो। तो ये जो एंगल है, ए पर बना एंगल और बी पर बना एंगल दोनों बराबर रहेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु से लंबवत गुजर रही है। निरक्ष जो है द्विध्रुव के केंद्र से होकर गुजरने वाली लंबवत रेखा है। इस कारण से इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई लाइनों से बना जो एंगल है इक्वल रहेगा दोनों बिंदुओं पर। तो यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। मान लेते हैं कि पी बिंदु से हम यहाँ इस पे कोई लाइन खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, तो यहाँ पर ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। अब हम चूंकि लेके चले थे कि ये क्या है, लंबवत रेखा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। इससे हमारे पास दो समकोण त्रिभुज प्राप्त होंगे। समकोण त्रिभुज कौन कौन से? एक त्रिभुज है POA और दूसरा है POB। अब चूंकि हमने स्टार्टिंग में लेके चले हैं कि एंगल जो है PAO बराबर है एंगल PBO के, जो किसके बराबर है, थीटा है। त्रिभुज POA में PO बराबर हम लेके चले हैं R, AO हमारे को दिया गया होता है A, क्योंकि हमें पता है कि द्विध्रुव की जो टोटल लंबाई जो होती है वो 2a के बराबर होती है। कितनी होती है? 2a के बराबर होती है। अब हमें तो इतनी चाहिए, तो इतनी किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो AO बराबर A आ जाएगा, AO बराबर A आ जाएगा। हमें यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करनी है, क्योंकि इसके कारण इस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी ही हमें पता होनी चाहिए। तो सीधी दूरी ज्ञात करने के लिए हम एक काम कर रहे हैं और इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम त्रिभुज POA में ये हमारा आधार है, ये लंब है और ये कर्ण। तो कर्ण की जगह हम लिख रहे हैं PA स्क्वायर, आधार की जगह हम लिख रहे हैं AO
स्क्वायर और लंब की जगह हम लिख रहे हैं पी ओ स्क्वायर। तो पी ए बराबर ए ओ का जो मान है हमारे पास ये है ए का स्क्वायर हो जाएगा और पी ओ का मान हमारे पास आर है, आर स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटा देते हैं, इस स्क्वायर को हम हटा देते हैं तो हमारे पास इधर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी प्रकार जो पी बी है वो भी हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी कारण से यहाँ पे हमने क्या लिखा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और यहाँ पे भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये थी यहाँ तक की बात। अब अपने इनके कारण आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। तो माइनस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस Q जो आवेश है बिंदु A पर पड़ा है और हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसके बीच की सीधी दूरी को लेंगे और सीधी दूरी अभी हमने ज्ञात की है, तो हम लिख रहे हैं E1 वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू, क्यू हमारा माइनस क्यू है, ये क्यू आएगा अपॉन दूरी हमारी है पी ए का होल स्क्वायर इंटू दूरी, इसकी ये जो परिमाण हो गया। दिशा की बात करें तो ये जो बल लग रहा है किस दिशा में लग रहा है, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है किस तरफ है, पी से ए की तरफ। तो पी ए दिशा क्या लिखेंगे, पी ए दिशा। पी ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू है क्योंकि के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन पी ए की जो वैल्यू है हमारे पास आई थी, ये आई थी, तो इसको हम लिख देते हैं अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। साथ में जो दिशा है वो लिखेंगे हम पी ए दिशा। इक्वेशन नंबर इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु। अब देखो ये हमने सारी जो कैलकुलेशन की इसके कारण की, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इसकी हमने बात करी और ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट आ गई। अब देखो एक एक चीज को समझते हैं। k की जो वैल्यू है वो फिक्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q ओवर ये डिस्टेंस है पी ए हमने निकाला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और पी ए दिशा में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ देखो विद्युत क्षेत्र की ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस आवेश की तरफ होती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ होगी, इसलिए हमने क्या लिखा है P से A। +q आवेश के कारण बिंदु
P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा पॉजिटिव आवेश के कारण, मतलब इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखते हैं, ये होगी E2 वेक्टर हम लेके चल रहे हैं, और K की जगह हम डायरेक्ट रख रहे हैं 1/4πε0 डॉट Q बटे में सेम टू सेम हम यहाँ पे क्या रखेंगे, पीबी का स्क्वायर इस ऋणात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे हम। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हमें यहाँ पे एकांक धनावेश, जिसको हम Q पॉजिटिव मान लेते हैं, एकांक धनावेश जिस डायरेक्शन में चलेगा इस बिंदु पर इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, जो कि क्या होगी, A की तरफ होगी। यानी कि -Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो ये हमारी होगी भाई E1 वेक्टर इज इक्वल टू K Q अपॉन ये जो बीच की दूरी है PA का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है KQ ओवर R स्क्वायर होता है, जहां R सीधी दूरी है आवेश की उस बिंदु से जिस बिंदु पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो ये इस आवेश के कारण यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसके बीच की ये सीधी दूरी क्या है, PA है, इसलिए PA का स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे R की जगह क्या आ गया, P आ गया। अब चूंकि हमें पता है कि K की जो वैल्यू होती है वो 1/4πε0 होती है, ये बार बार हम कर रहे हैं, और PA की जो वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, हम पीछे करके आए हैं A² प्लस R², ये दोनों ही मान हम इसमें रख देते हैं। इससे पहले क्योंकि ये सदिश है इसलिए इसकी दिशा बतानी है, तो हमने दिशा की बात करी थी भी, यहाँ पे अपना एकांक धनावेश रख लेते हैं। तो एकांक धनावेश की चलने की दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। इस तरफ होने के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा P से A दिशा में करेंगे, PA दिशा में। अब इसका हम मान रख देते हैं E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q, और PA का जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है, वो है हमारे पास √A² प्लस R² का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिखेंगे PA दिशा में। तो ये तो हमें वैल्यू दी गई थी कि दी गई होती है, फिक्स वैल्यू होती है, यहाँ लिखेंगे हम PA दिशा। क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, A की तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं PA दिशा में। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं। E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q अपॉन A² प्लस R² PA दिशा में। PA दिशा में। तो ये देखो स्क्वायर था,
अंडर रूट से कट आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, क्यू ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसी प्रकार हम बिंदु माइनस क्यू आवेश के कारण, इसी प्रकार हम माइनस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न इस आवेश के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम एकांक धनावेश की कल्पना करेंगे, तो एकांक धनावेश इस धनावेश के प्रभाव में क्या है, इस डायरेक्शन में चलेगा, तो हम ये कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा BP दिशा में है, BP दिशा में है। तो यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी इस आवेश के कारण वो इस तरफ होगी। यानी कि हम लिखेंगे E2 वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की यहाँ आर स्क्वायर की जगह हमारे पास दूरी जो है PB है। दूरी कितनी है, PB है या BP है, एक ही बात है, स्क्वायर। और इसकी जो दिशा होगी वो BP दिशा होगा, BP दिशा। वापस से हम वो मान रख देते हैं, ये E2 वेक्टर है, E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपॉन का होल पावर 2 BP दिशा में, BP दिशा में। ये हमारे पास, इसी को हम और सॉल्व आउट कर देते हैं, स्क्वायर से रूट कट आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर BP दिशा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब तक हमने ये दो इक्वेशन निकाली है। पहली इक्वेशन भी ये थी, E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर PA दिशा में। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई है E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर BP दिशा में। हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, इसके हम तुलना करते हैं। तो इस इक्वेशन का जो ये पार्ट है ये दिशा को प्रदर्शित करता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशि में दो चीजें होती है, एक में मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा दिशा होता है, दो चीजें होती हैं। तो ये जो पार्ट है इतना, ये पार्ट ये सिर्फ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण को व्यक्त करता है, जबकि ये जो पार्ट है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी दोनों में समान रहेगा, इसमें भी यही होता है। तो इन दोनों को हम क्या करें, कंपेयर करें, इन दोनों की हम आपस में तुलना करें। तो ये पार्ट दोनों का अलग अलग है, जबकि ये पार्ट दोनों का सेम है। ये पार्ट दोनों का अलग अलग है क्योंकि इसमें दिशा P ये दिशा है या फिर दिशा BP दिशा है, जबकि ये जो मान है इसको हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिमाण, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर। इस चीज को, इतनी सी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं
और ये मान लेते हैं किसी तीसरी राशि के बराबर है, जिसको हमने क्या लिख दिया, ई लिख दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E। ये रहेगा आपका, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब चलते हैं डायग्राम में। चित्र में देखो, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है और इस दिशा के साथ इस द्विध्रुव के समांतर, ये जो है समांतर, एक हमने लाइन खींची जिसके साथ ये क्या है, थीटा कोण बना रहा है। कैसे बना रहा है कि देखो, ये कोण क्या है, ये कोण थीटा है, तो ये इसका एकांतर कोण है। इसको क्या बोलते हैं, इसका ये एकांतर कोण है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, थीटा। ठीक इसी प्रकार ये थीटा कोण है, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये इसका संगत कोण है। संगत कोण होने के कारण यहाँ पे क्या आएगा, थीटा आएगा। अब इस E1 वेक्टर का इस डायरेक्शन में प्रक्षेप क्या होगा, वो मैं लिख देता हूं, E1 कोस थीटा। ठीक इसी प्रकार E2 की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, इसका प्रक्षेप इस दिशा में क्या होगा, E2 कोस थीटा होगा। तो हम लिखेंगे कि बिंदु P पर ऋणात्मक आवेश तथा धनात्मक आवेश के कारण उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से पिछ करके आए थे हम अध्यारोपण का सिद्धांत। और अध्यारोपण के सिद्धांत से हम जानते हैं कि E परिणामी है, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ये होना चाहिए। जबकि बिंदु P पर देखो, इसका जो प्रक्षेप इस दिशा में होगा, ये होगा E2 sin थीटा, जबकि इसका प्रक्षेप इस दिशा में जो होगा, ये होगा E1 sin थीटा। अब आप पीछे करके आए थे कि E1 जो है बराबर है E2 के, E1 बराबर E2 है और एक ही बिंदु पे दोनों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये जो पार्ट है एक दूसरे को क्या कर देगा, फिनिश कर देगा, खत्म कर देगा। तो यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र सिर्फ यहाँ रहेगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। और डायरेक्शन हम जब दिखाएंगे, डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, हमें पता है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, P वेक्टर की जो दिशा होती है, हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है, जबकि ये जो दिशा है इसकी विपरीत है। इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन का यूज करेंगे तो हम लगाएंगे -p कैप। डायरेक्शन का यूज करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, -p कैप। इसको दोबारा से समझें कि हमारे इन दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एक तो इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है। अब इसके कारण हम इस बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, तो इनको दो घटकों में तोड़ते हैं। E2 को भी दो घटकों में तोड़ते हैं और E1 को भी हम दो घटकों में तोड़ते हैं। जिस तरफ थीटा है उस तरफ कोस थीटा, जिस तरफ थीटा है उस तरफ कोस थीटा, और दूसरी तरफ क्या आएगा, साइन थीटा।
तो दोनों में साइन थीटा एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, का मतलब एक दूसरे के विपरीत है। इस कारण इन दोनों ये दोनों E1 और E2 का परिमाण बराबर है, तो एक दूसरे के प्रभाव को ये क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी, सिर्फ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन कंपोनेंट्स के कारण होगी, और इन कंपोनेंट्स के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी विद्युत द्विध्रुवावरण की विपरीत दिशा में होगी। इस दिशा में होने के कारण यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस पी कैप, लगाएंगे माइनस पी कैप, और E1 व E2 के मान रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू E1 का जो मान हमारे पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q बटे में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, साथ में है कोस थीटा प्लस E2 की जो E2 का जो मान है वो भी सेम टू सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q बटे में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कोस थीटा, और इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो माइनस पी कैप डायरेक्शन है। इनमें से कॉमन जो आ रहा है उसको हम बाहर लिख देते हैं, वेक्टर है इस पे, बाहर आ रहा है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 भी, क्योंकि दोनों सेम है तो 2, और साथ में आ जाएगा कोस थीटा, यहाँ पे माइनस पी कैप, माइनस पी कैप। ये और ये टर्म दोनों एक जैसी हैं, एक जैसे होने के कारण जुड़ गए, 1 और 1 2 हो गए, 2 लिख के यहाँ माइनस पी कैप आ जाएगा, और कोस थीटा का मान हम रख देंगे यहाँ से, कोस थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो कोस थीटा की जो वैल्यू होगी, चूंकि चित्र से चूंकि कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, तो कोस थीटा बराबर आधार हमारे पास a है और कर्ण हमारे पास ये जो है हमने लिखा था, निकाला था पहले, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है। कोस थीटा का ये जो मान है, ये मान हम इस समीकरण में यहाँ रख देंगे, इस समीकरण में यहाँ रख देंगे, और रखने के बाद थोड़ा सा हल करेंगे। तो कोस थीटा का मान यहाँ रखें तो हमारे पास आएगा E वेक्टर इज इक्वल टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, ये आ जाएगा Q अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और कोस थीटा का मान हमने अभी निकाला है a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, माइनस पी कैप। इसको फिर हल कर देते हैं। E वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, इसको हम इकट्ठा लिख देते हैं 2QA अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और कोस थीटा का मान हमने अभी निकाला है a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, माइनस पी कैप। इसको फिर हल कर देते हैं। E वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, इसको हम इकट्ठा लिख देते हैं 2QA अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर,
एक पावरफुल है, एक पावर हाफ है। अनरूट का मतलब आधी पावर होता है, इसका मतलब पावर 1 होता है। 1 और आधा 3/2 माइनस पी कैप। ठीक इसी प्रकार ई वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ई वेक्टर की वैल्यू से पहले हमें पता है कि जो p का जो मान होता है, इसका ये क्या कहते हैं, इसको द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण का जो परिमाण होता है उसका परिमाण कितना होता है, 2qa के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह हम क्या रख देंगे, p रख देंगे। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट p वेक्टर अपॉन इंटू पी कैप। यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस को यहाँ लिख देता हूँ, और ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, इक्वेशन नंबर 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। इक्वेशन नंबर 4 में पहले तो हमें पता है कि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है वह वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो हम ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p वेक्टर इज इक्वल टू p कैप। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, p कैप की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p वेक्टर लिख सकते हैं। इससे हमारे पास इक्वेशन और मॉडिफाइड हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट p वेक्टर अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 है। इक्वेशन नंबर ये 5th है। 5th इक्वेशन के बाद इसमें -7 रहेगा, ये माइनस यहाँ लगा देता हूँ मैं। क्योंकि द्विध्रुव की हम परिभाषा जब भी पढ़ते हैं तब क्या कहा जाता है कि जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यल्प दूरी पर रख दिया जाए, बहुत ही कम दूरी पर रख दिया जाए, यानी कि ये दूरी जो है बहुत कम है, बहुत ही न्यून है, इस r की तुलना में ये जो दूरी है बहुत कम है। तो हम क्या लिखेंगे कि a इज वेरी वेरी लेस देन r। a जो है वो r से बहुत छोटा है, इसलिए समीकरण 5 में a को नगण्य लेने पर, समीकरण 5 के अंदर हम a को नगण्य लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट p वेक्टर अपॉन, देखो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, तो इसकी जगह r स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर इस पावर से ये पावर कट हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ रहेगा r की पावर 3। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो समीकरण जो 6 है ये द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है
और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत दिशा में, माइनस चिन्ह जो ये प्रदर्शित करता है, ये ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत दिशा में है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना होता है। और दूसरी एक और बात कि हमने विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी थी, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आया था वो ये आया था भाई, वो आया था E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट P वेक्टर अपॉन R क्यूब, यहाँ पे 2p आया था। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोगुना होता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के ये निरक्ष पे है, ये किसकी बात करता है, निरक्ष की, और ये किसकी बात करता है, अक्ष की। तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी होती है, जो परिमाण होता है वो दुगुना होता है। जबकि विद्युत क्षेत्र के अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होता है, जबकि इसमें विपरीत दिशा में होता है। तो आज के लिए बहुत है इतना, कल नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।